नमस्कार दोस्तों, स्वाभिमान के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। आज से हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का पेपर, इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट आरंभ करने जा रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में हम और भी सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे, और भी सब्जेक्ट्स आरंभ करेंगे, और भी टीचर्स से बातें हो रही हैं। कुछ लॉकडाउन की भी बाध्यताएं हैं, लेकिन आज से हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी आरंभ करने जा रहे हैं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यह एक ऐसा पेपर है जिसमें सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो जनरल कंपटीशन होता है, उन सभी में इससे संबंधित क्वेश्चन होते ही हैं। चाहे वो रेलवेज हो, एसएससी हो, स्टेट हो, सीटेट हो, या स्टेट पीसीएस का हाई लेवल का भी अगर एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जेपीएससी हो, इन सभी में भी इस पेपर से क्वेश्चन अच्छे खासे होते हैं। और हम सभी को पता है जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसमें भी इस पेपर के अच्छे खासे वेटेज होते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक बात। दूसरी बात, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन हमारे न्यूज़ चैनल्स पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कहीं ना कहीं राज्य व्यवस्था से संबंधित बात होती ही है। जैसे किसी सरकार, चुनाव होना है, चुनाव हो रहा है, तो चुनाव की बात, इसका मतलब राज्य व्यवस्था की बात है। वो चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन की बात आती है। उसके बाद फिर आए दिन राष्ट्रपति शासन की बात सुनने में मिलता है। अभी हाल में ही बंगाल में बात हो रही थी कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। उसके बाद आए दिन हम लोग न्यायपालिका के बारे में सुनते हैं, न्यायपालिका के रोल के बारे में सुनते हैं, उसके डिसीजन के बारे में सुनते हैं, जजमेंट के बारे में सुन रहे होते हैं। तो ये सारा का सारा जो विषय है वो राज्य व्यवस्था का ही विषय है। तो अगर हम राज्य व्यवस्था अच्छी तरीके से, इस पर हमारा कमांड होगा, तो हम वो सारी बातें समझ पाएंगे कि भाई कैसे किसी राज्य की सरकार बनती है, कैसे सरकार का गठन होता है। अभी बंगाल में हम लोगों ने देखा, टीएमसी को तो बहुमत मिला, अच्छा खासा सीट मिला, 2/3 सीट से अधिक मिला, लेकिन ममता बनर्जी तो खुद चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बनी। तो इस पर एक बच्चे ने हमसे पूछा भी कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाया भी था पिछले दिनों, आप जाकर के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब, एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा करंट अफेयर्स, और तीसरा अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को compete करके इंटरव्यू में जाते हैं, रिटन एग्ज़ाम को compete करके अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो वो बोर्ड वाले मेंबर भी कहीं ना कहीं आपसे करंट अफेयर्स के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। वो आपसे हड़प्पा संस्कृति के बारे में या प्राचीन भारत के बारे में नहीं पूछते हैं जनरली। तो करंट अफेयर्स में जनरली अगर ये सब चीज़ ही चल रहा है और इन सारी बातों पर आपको कमांड है, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे ऑब्वियसली। तो इसीलिए आज से हम लोग बहुत ही सुचारू रूप से स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, और कोशिश करेंगे पर डे कम से कम एक लेक्चर, एक वीडियो आपके सामने मैं लेकर के आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। अब जब भी पॉलिटी की बात आती है, जब भी हम पॉलिटी पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप लोग भी जब भी पढ़ने के लिए बैठते होंगे, कोई भी बुक उलटते होंगे, तो पॉलिटी पढ़ने के लिए तो हम राज्य व्यवस्था पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकिन उसमें अक्सर हम देखते हैं संविधान के बारे में लिखा हुआ रहता है कि संविधान में ये बातें हैं, इतने भाग हैं, इतने आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, ये अनुसूचियां हैं, आर्टिकल 1 ये कहता है, आर्टिकल 2 ये कहता है, राष्ट्रपति के बारे में जो संविधान में क्या प्रावधान है। तो यानी कि हम संविधान के बारे में पढ़ रहे होते हैं राज्य व्यवस्था में। तो अब ये प्रश्न बनता है कि क्या राज्य व्यवस्था पढ़ने का मतलब संविधान पढ़ना ही है क्या, या राज्य व्यवस्था पढ़ने का मीनिंग कुछ और भी है। तो काफ़ी शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं तो संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों अलग अलग बात है, दोनों में डिफरेंस है।
इसीलिए मैंने लिखा भी है संविधान और राज्य व्यवस्था। अगर दोनों में डिफरेंस नहीं होता, अंतर नहीं होता, तो मैं लिख देता संविधान या राज्य व्यवस्था। तो संविधान और राज्य व्यवस्था में डिफरेंस है। तो आते हैं सबसे पहली बात, आज की क्लास में हम ये जानने का प्रयास करेंगे, केवल और केवल बस यही जानेंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। धीरे धीरे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा, बिल्कुल ही पैसेंस के साथ एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए, कोई पॉइंट छोटे भी नहीं और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। तो हम आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो संविधान है क्या। पहले संविधान की परिभाषा जानेंगे, तब तो हम जानेंगे भाई संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर हो सकता है। हम सभी को पता है संविधान कुछ ऐसे कानूनों का, नियमों का संकलन है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो हम कह सकते हैं संविधान के बारे में सर्वोच्च नियमों, कैसे नियम होते हैं, सर्वोच्च नियम होते हैं। नियमों, कानूनों, कुछ देश के संविधान में कुछ परंपराएं भी निहित होती है, तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉमन संविधान की, हम अपने अभी भारत देश के संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। परंपराओं, कहीं कहीं कुछ संस्कृतियों का भी मिश्रण दिखता है संविधान में, संस्कृतियों आदि का संग्रह या संकलन, जिससे क्या होता है, जो किसी देश को जनरली हम लोग राज्य भी कहते हैं, राज्य ही कहते हैं। राज्य व्यवस्था के भाषा में हम देश को राज्य ही कहते हैं। देश शासन सुचारू रूप से आवश्यक हो। संविधान क्या है, सर्वोच्च नियमों, कानूनों, परंपराओं, संस्कृतियों आदि का संग्रह जो किसी देश का शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। ये तो संविधान है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, हम सभी को पता है, पढ़ते भी आ रहे होंगे आप लोग। लेकिन मेन है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या है। जब भी हम राज्य व्यवस्था पढ़ने के लिए बैठते हैं तो संविधान से भेंट हो जाता है, इसलिए हमें जानना हो कि राज्य व्यवस्था है क्या वास्तव में। ये क्या लिख दिया, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को मोटा मोटी बहुत शॉर्ट में अगर बोलना चाहें इसका डेफिनेशन, तो हम कह सकते हैं संविधान को व्यवहार में लाना। संविधान को अगर हम व्यवहार में लाते हैं तो वही क्या है, राज्य व्यवस्था है। वही क्या है, राज्य व्यवस्था है। संविधान को व्यवहार में लाना क्या है, राज्य व्यवस्था है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बन रहे होंगे कि संविधान सभा ने हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही पूरी तरीके से लागू कर दिया देश में, तो उस दिन से ही वो व्यवहार में आ गया, तो फिर ये अलग से व्यवहार में लाने का क्या बात आ गया। बात है यहाँ पर, कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का भी प्रयास करेंगे। तो पहले तो राज्य व्यवस्था के अंदर हम पढ़ते क्या हैं, राज्य व्यवस्था के अंदर हमें संविधान को व्यवहार में लाना है, तो संविधान तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा कि भाई संविधान क्या है जिसे व्यवहार में लाना है। तो हमें संविधान पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जब भी हम और आप राज्य व्यवस्था पढ़ने के लिए बैठते हैं तो संविधान से भेंट हो ही जाता है। और क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, ताकि संविधान हमारा व्यवहार में आए।
तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, संविधान है क्या, सर्वोच्च नियमों, संविधान क्या सर्वोच्च नियम है, यानी कि ऐसा नियम है जिसके ऊपर और कोई नियम नहीं हो सकता है, लेकिन इसके नीचे बहुत सारे नियम, बहुत सारी विधियां हो सकती है। इसके नीचे होने का मतलब कि एक वैसा नियम, वैसा कानून, वैसी विधियां जो संविधान के अकॉर्डिंग बनाई गई है, संविधान सम्मत है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे नियमों को हम कहते हैं इस संविधान के अंतर्गत है, इस संविधान के नीचे है। तो हमें क्या, ये सर्वोच्च नियम है और इसके अलावा बहुत सारे नियम हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज क्रिकेट का टीम है, क्रिकेट की टीम में एक कैप्टन होते हैं जिसे हम सर्वोच्च मान सकते हैं, क्योंकि कैप्टन का ही आदेश क्या होता है, सारे खिलाड़ियों को, बाकी खिलाड़ियों को मानना पड़ता है, किसे बॉलिंग करना है, किसे बैटिंग करना है, तो कैप्टन क्या सर्वोच्च है। इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई कैप्टन ही केवल मैदान में उतरता है, वही बॉलिंग करता है, वही दौड़ करके फिर कीपिंग भी करता है, ऐसा तो नहीं है। सर्वोच्च है, लेकिन उसके साथ साथ 10 खिलाड़ी और भी हैं। उसी तरीके से संविधान सर्वोच्च तो है ही, लेकिन संविधान के साथ साथ और भी बहुत सारे नियम, कानूनों, इसे विधि भी कह सकते हैं, विधियों, अधिनियम, इंग्लिश में बात करें तो इसे एक्ट या लॉ कहते हैं। तो संविधान को पूरी तरीके से व्यवहार में लाने के लिए, संविधान को पूरी तरीके से व्यवहार में लाने के लिए हमें बहुत सारे कानूनों की ज़रूरत पड़ेगी, अधिनियमों की ज़रूरत पड़ेगी, एक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कौन बनाएगा, जनरली हमारी संसद बनाती है। यानी कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो संविधान को व्यवहार में लाने के लिए बहुत सारी विधियां बनाती रहती है। लेकिन विधि कैसी होनी चाहिए, का संविधान के सम्मत होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संविधान कह रहा है कुछ और विधि बना रहे हैं कुछ और, कोई तालमेल ही नहीं है। कैप्टन कह रहा है कि फलाने को बैटिंग करने के लिए जाना है और बैट लेकर के कोई और ही दौड़ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उस खिलाड़ी के विरुद्ध एक्शन होगा, उसे हो सकता है टीम से बाहर कर दिया जाए, कुछ फाइन लगा दिया जाए। उसी तरीके से अगर कोई विधि कानून के अगेंस्ट बन रही है, कानून के संविधान के अगेंस्ट बन रही है, संविधान के सम्मत नहीं है, तो वैसे कानून को खारिज कर दिया जाता है, या वैसे कानून की इतनी बातें जो संविधान के अगेंस्ट जा रही है, उन बातों को खारिज कर दिया जाता है और संवैधानिक घोषित करके उसे हटाने का प्रावधान किया जाता है, हटाने का निर्देश दिया जाता है। तो कहने का मतलब, संविधान को व्यवहार में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो संविधान को पढ़ना होगा, और दूसरी बात हमें बहुत सारी विधियां बनानी पड़ेगी। जो विधि कौन बनाता है, संसद टाइम टू टाइम बनाती है। अगर संविधान में अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, विधि का एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि किस तरीके से क्यों विधि बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आखिर ऐसा क्या बात है, हमारे संविधान में ऑलरेडी इतना बड़ा संविधान है, दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान की गिनती में आता है ये, तो फिर आखिर विधि बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आते हैं इसको एक एग्जाम्पल के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है, और अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, ये अनटचेबिलिटी के एबॉलिशन की बात करता है, और अस्पृश्यता के अंत की बात करता है ये आर्टिकल 17 संविधान का। और अगर कोई संगठन, कोई संस्था या कोई व्यक्ति ऐसा करता है, अनटचेबिलिटी को व्यवहार में लाता है, तो उसे क्या होगा, विधि के अनुसार दंड देने का प्रावधान किया जाएगा।
विधि के अनुसार दंड या दंडनीय अपराध होगा ये हमारा संविधान का एक आर्टिकल है जो आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, और वो क्या होगा, विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। ये संविधान में लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा समझिए कि इतना केवल लिख देने से, ये संविधान में जो इतना लिखा हुआ है, इतना लिख देने से अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि पहले तो हमें ये समझना होगा कि अस्पृश्यता है क्या। क्या केवल स्पर्श करना या स्पर्श नहीं करना अस्पृश्यता है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो हमें पहले अस्पृश्यता का डेफिनेशन समझना होगा। अस्पृश्यता है क्या, संविधान में जो अस्पृश्यता की बात कही गई है वो क्या है। दूसरा, विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। तो कौन सी विधि, कहाँ है ऐसी विधि जिसके अनुसार दंड देने के बात हो रही है? तो वैसी विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। दंड देने का बात हो रहा है, कितना दंड? 1 महीना का जेल होगा, 2 महीना का होगा, कि उम्र कैद की सज़ा होगी, कि फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, कि कोड़े मारे जाएंगे? कौन सा दंड, कैसा दंड? तो वो दंड भी कहाँ होगा? इस विधि में इसकी चर्चा की जाएगी, विधि में इसका उल्लेख किया जाएगा। तो इतना करने के बाद ये हमारा आर्टिकल 17 जो है व्यवहार में लाने के लिए रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अदरवाइज केवल इतनी बात संविधान में लिख देने से ये व्यवहार में नहीं आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें विधि बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। संविधान तो बस एक, समझ सकते हैं कि एक सिद्धांत है, एक गाइड के तौर पर काम करता है, लेकिन वो पूरी सब कुछ संविधान में लिखा हुआ नहीं होता है। उस संविधान के आधार पर हमें हमारी संसद को बहुत सारी विधियां बनानी पड़ती हैं। तो हमें राज्य व्यवस्था के अंदर अभी तक हम 2 बात समझ में आ गया हम लोगों को। एक तो संविधान पढ़ना होगा, पढ़ते भी हैं। दूसरा, हमारी संसद के द्वारा बनाई गई जो भी विधियां हैं उन सभी का हमें इसमें अध्ययन करना पड़ता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 1950 से लेकर के अब तक कितनी सारी विधियां बनाई है संसद ने, क्या उन सभी का अध्ययन करेंगे? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो करंट एग्ज़ाम में वही आते हैं जो करंट में चल रहा है, जो बहुत न्यूज़ में है, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। जैसे अभी कृषि कानून की बात हो रही थी, तो एग्ज़ाम में आ सकता है कृषि कानून के बारे में। आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि भाई ये जो 3 जो कृषि कानून आए हैं, फार्म्स एक्ट आए हैं, वो क्या हैं। उससे पहले कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे CAA, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में बहुत सारी बात हो रही थी, बहुत सारा गतिरोध हो रहा था। तो उसके बारे में एग्ज़ाम में आ सकता है। जो लेटेस्ट है, करंट है, जिसके बारे में बहुत समाज में और आसपास जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही होती हैं, न्यूज़ चैनल्स में, मीडिया में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो जनरली एग्ज़ाम्स में आते हैं बहुत सारा। इसलिए हमें बहुत अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है विधियों में। तो इस स्लाइड में हमें समझ में आ गया कि हमें पहला तो संविधान क्या है, तो सर्वोच्च नियम है। सर्वोच्च नियम मतलब कि एक सिद्धांत है जिसके आधार पर क्या होगा, हम और बहुत सारा नियम, बहुत सारी विधियां बना सकते हैं। हमारी संसद बना सकती है और बनाती भी है। दूसरा, संविधान को व्यवहार में लाने के लिए हमें विधि की जरूरत पड़ती है, वो तो बात समझ में आ ही गया। तो राज्य व्यवस्था के अंदर अभी तक हम लोगों ने 2 बातें पढ़ लिया कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या बात आता है। एक तो संविधान, दूसरा विधियां। अब बात करते हैं और किन बातों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है राज्य व्यवस्था के अंदर। इस स्लाइड को हम मिटा रहे हैं। अब राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं वो है संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या, और ये व्याख्या करता कौन है, तो ये व्याख्या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने की सर्वोच्च संस्था है, या इसकी व्याख्या हाई कोर्ट भी करती है।
लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए सारे निर्णय को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हम क्या मानते हैं? सुप्रीम संस्था मानते हैं। अब आपके मन में फिर से प्रश्न आ रहा होगा कि हमारा संविधान लिखित संविधान है, सारी बातें काफ़ी अच्छी तरीके से सुचारू रूप से लिखी हुई है, काफ़ी बड़े बड़े विद्वान लोगों ने संविधान के निर्माण में भूमिका अदा की है। बी आर अम्बेडकर और बी एन राव जैसे लोगों ने इसमें भूमिका निभाई है। तो फिर इसके व्याख्या की क्या ज़रूरत पड़ रही है? तो व्याख्या की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार हम केवल और केवल लिखे हुए बात पर, लिखे हुए शब्द पर ना जा कर के उसमें छुपी हुई मूल भावना को, मूल भाव को जानने का प्रयास करते हैं। केवल लिखी हुई बात तो बहुत छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन उसमें जो डीप, उसका जो मीनिंग छुपा हुआ है वो काफ़ी गहरा मीनिंग हो सकता है। तो व्याख्या में हम उस डीप मीनिंग को सर्च करने का प्रयास करते हैं, और ये व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने संविधान के किसी शब्द में या किसी आर्टिकल का जो डीप मीनिंग छुपा हुआ है वो हमारे सामने लाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो अगर सिंपल बस इसमें लिखे हुए शब्द पर ध्यान देंगे, टेक्स्ट पर ध्यान देंगे, तो जो इसे पानी शब्द का यूज़ हो रहा है, तो पानी का मतलब सिंपली जो हम लोग पानी पीते हैं या भोजन बनाते हैं या और भी जो दैनिक कार्य करते हैं वो पानी होगा। लेकिन अगर इस दोहे के मूल भाव में जा कर के इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं तो दोहे में 3 जगह पानी शब्द का यूज़ हुआ है और तीनों जगह पानी का अलग अलग मीनिंग निकल कर के आता है। तो इस तरीके से हम व्याख्या करते हैं ताकि उसमें छुपी हुई भावनाओं को जानने का प्रयास करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करके संविधान के किसी प्रावधान में छुपे हुए मूल भाव को आगे तक लेकर के आता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हालांकि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया है संविधान का। एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21। ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। ये आर्टिकल बात करता है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, जिसे संविधान में प्राण कहा गया। प्राण जीवन ही होता है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बात आर्टिकल 21 संविधान में लिखी हुई है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब आपको क्या खाना है, किसी आदमी को, किसी नागरिक को देश में क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कब सोना है, कब जगना है, ये सारा जो व्यक्तिगत मामला है इसके लिए व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। इस पर किसी सरकार का, किसी राज्य का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें जो जीवन शब्द लिखा हुआ है, इसमें आर्टिकल 1 में जो जीवन शब्द लिखा हुआ है ये केवल और केवल जीवन नहीं है, इसका अर्थ सम्मान के साथ जीना है। सम्मान के साथ जीना, लाइफ विथ डिग्निटी। क्योंकि अगर केवल और केवल इसका अर्थ जीवन लगा लेंगे कि ये आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? जीवन की बात कर रहा है। तो जीवन तो हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पृथ्वी में कई सारे प्राणी जीवन जी रहे हैं। तो क्या उन सारे प्राणियों का जीवन और व्यक्ति का जीवन एक जैसा, एक लेवल पर है क्या? ऐसा तो नहीं है। व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ खासियत तो है। ये सारा संविधान कहीं ना कहीं किसके लिए है? सारी राज्य व्यवस्था अधिकतम किसके लिए है? व्यक्ति के लिए है, नागरिक के लिए है। तो उसका जीवन तो केवल जीवन नहीं होगा, उसका जीवन सम्मान के साथ जीना है, सम्मान के साथ जीवन है। इसकी व्याख्या किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और आर्टिकल 21 में क्या क्या जोड़ा गया है? आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार,
और स्वच्छ पेयजल का अधिकार, और क्या है, चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। बहुत सारे इसमें अधिकार, बहुत सारे इसमें पॉइंट ऐड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के द्वारा। बहुत सारे इसमें बिजली का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इसमें ऐड किए गए हैं। क्योंकि अगर स्वच्छ पर्यावरण नहीं रहेगा, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति जनता को नहीं हो पाएगी, नागरिक को नहीं होगा, तो इंसान जी पाएगा क्या? दम घुट करके मर जाएगा, पानी प्यास से मर जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर जीवन का अधिकार कहाँ रहा? जीवन का अधिकार तो नहीं रहा। संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया, संविधान व्यवहार में बस नहीं आ पाया। इतना ये जो बात है केवल और केवल संविधान में लिखी हुई रह गई। ये लागू तब होगा, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार पूरी तरीके से तब आएगा जब ये सारी बातें फुलफिल होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का अधिकार ये भी इसमें ऐड किया। ह्यूमन है, ह्यूमन मरने के बाद भी उसका अधिकार है, मरने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका सम्मान होना चाहिए, उसका सम्मान है, वो सम्मान का हकदार है। ये सारी बातें आर्टिकल 21 की व्याख्या के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई है। अब केवल अगर हम संविधान पढ़ेंगे तो संविधान तो बस इतना कहता है, इतना कहता, तो इसमें कहाँ कहीं पर सम्मान दिख रहा है, कहाँ कहीं पर शिक्षा का अधिकार दिख रहा है? अगर शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो लोग सम्मान के साथ जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। और आर्टिकल 21 क्या है? सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो व्याख्या इसलिए करना पड़ता है ताकि जो शब्द यूज हो रहा है संविधान में, उसमें छुपी हुई मूल भावना को, मूल भाव को स्पष्ट तौर पर बताया जा सके हमारी सरकार को, हमारे नागरिक को। तो इसलिए व्याख्या की जरूरत पड़ती है संविधान के। बहुत सारी व्याख्याएं हैं, इसमें हम लोग धीरे धीरे आगे, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, हम लोग उन बातों को धीरे धीरे जानेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम राज्य व्यवस्था के अंदर पढ़ते हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं। ये था हमारा तीसरा टॉपिक। पहला था संविधान पढ़ना पड़ेगा हमें राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। दूसरा है विधि की जानकारी होना चाहिए, विधि के बारे में पढ़ना पड़ता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई संविधान की व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट हालांकि बहुत सारा निर्णय देता है, बहुत सारा जजमेंट देता है, बहुत सारा अपना जो है आदेश निर्देश देता है, लेकिन हम केवल और केवल पॉलिटी में वही निर्देश पढ़ते हैं, वही जजमेंट पढ़ते हैं जो संविधान की व्याख्या संबंधी जजमेंट है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सज़ा सुनाई तो वो जजमेंट बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया पॉलिटी के नाम पर, ऐसा नहीं करना है। तो ये बात मुझे लगता है अब स्पष्ट हो गई होगी कि संविधान की व्याख्या की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है इसके अंतर्गत, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, पॉइंट 4 है गैर संवैधानिक संस्थाएं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। गैर संवैधानिक संस्थाएं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब संस्थाएं की जहां तक बात हो रही है, तो संस्थाएं को हम लोग निकाय भी कहते हैं, निकाय या फिर इंग्लिश में बॉडी कहते हैं। तो इस आधार पर संस्थाएं दो तरह की हो सकती है, एक तो संवैधानिक संस्थाएं, एक संवैधानिक संस्थाएं और दूसरी गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं, यहां पर स्पष्ट होना चाहिए कि गैर संवैधान का मतलब ऐसा नहीं है कि वो संविधान के खिलाफ है। गैर संवैधानिक का मतलब ऐसा नहीं है कि वो संविधान का विरोध कर रही है। उसे हम लोग कहते हैं असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो बातें संविधान के खिलाफ होती है उसे हम लोग कहते हैं असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गैर संविधान का यहाँ पर मतलब
कुछ और है, समझते हैं अभी कैसे। पहले ये इसकी बात करते हैं। संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती है जिसका उल्लेख संविधान में किया हुआ है स्पष्ट तौर पर। अब आपके मन में आ रहा हो कि हम केवल गैर संवैधानिक संस्थाएं ही क्यों पढ़ें पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में, संवैधानिक संस्थाएं क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो इसका उल्लेख ऑलरेडी संविधान में किया हुआ है और हम लोग संविधान पढ़ते ही हैं पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में, तो ये सारी बातें पढ़ेंगे ही संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में किया हुआ है, तो इसलिए ये कैसी संस्थाएं हो गई? ये हो गई संवैधानिक संस्थाएं। और क्या है? वित्त आयोग की बात है संविधान में, तो वित्त आयोग भी क्या है? संवैधानिक संस्थाएं। इन सारी बातों का अध्ययन हम जब संविधान पढ़ते हैं तब कर लेते हैं, इसलिए हम इसे अलग से पॉइंट 4 में नहीं बता रहे हैं। पॉइंट 4 में केवल और केवल हम क्या जानेंगे? गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। और क्या होता है इसमें? जो हमारा जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यालय, और क्या है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। तो ये सारी बातें इतना डीप नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे विषय है भी नहीं। ये सारी संस्थाएं होती हैं संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक का मतलब ये है कि वैसी संस्थाएं जो संविधान के खिलाफ नहीं है, वो किसी भी तरीके से संविधान की भावनाओं को आहत नहीं कर रही है, वो किसी भी तरह से संविधान के विरोध में नहीं है, लेकिन इसे हम लोग गैर संवैधानिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर नहीं है। इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज आप एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। आपने एक हॉस्पिटल खोला जिसका नाम रखा XYZ हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल किसी भी तरीके से संविधान के खिलाफ होता है क्या? किसी भी तरीके से वो संविधान की भावनाओं को आहत करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन आपके हॉस्पिटल के बारे में उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है कि भाई संविधान में ऐसा कुछ तो नहीं है कि इंडिया में XYZ हॉस्पिटल होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपका हॉस्पिटल क्या होगा? गैर संवैधानिक संस्था होगा। अब आते हैं पॉलिटी में, जो गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो क्योंकि हमारा संविधान के कुछ प्रावधान इतने व्यापक होते हैं कि उन प्रावधानों को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए और संविधान को काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में व्यवहार में लाने के लिए सरकार इन संस्थाओं का गठन करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आए दिन आप लोग नाम सुनते होंगे CBI का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। उसके बाद मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन। मानवाधिकार का मामला, ह्यूमन राइट का मामला काफ़ी व्यापक है, इसलिए इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है ताकि किसी भी तरीके से ह्यूमन राइट, कोई भी आदमी अपने ह्यूमन राइट से, मानव के अधिकार से वंचित ना हो जाए। उसी तरीके से आप लोग सुनते होंगे नीति आयोग, नीति आयोग, और सुनते होंगे आप लोग लोकपाल के बारे में सुनते होंगे। ये सारी की सारी संस्थाएं क्या है? गैर संवैधानिक संस्थाएं, यानी कि इसके संविधान के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, गैर संवैधानिक का मतलब कहीं से भी संविधान के खिलाफ होना नहीं होता है। संविधान के खिलाफ होने का मतलब होता है असंवैधानिक, 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 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये है गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो अब हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़ा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक तो हम लोगों ने पढ़ा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमें संविधान पढ़ना होगा, विधि के बारे में पढ़ना होगा, विधि जो हमारी संसद बनाती है संविधान को व्यवहार में लाने के लिए, और हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए संविधान की व्याख्या के बारे में पढ़ना होता है, और फिर हमें गैर संवैधानिक निकाय के बारे में या गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ना होता है। तो अब हमें लगता है आज का क्लास
काफ़ी लंबा भी हो गया है, और लंबा तो हो गया लेकिन कोई आज के जो क्लास का जो एम था वो हमें लगता है कहीं ना कहीं पूरा हो गया होगा। संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करना था हम लोगों को। संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। संविधान में हम लोग केवल और केवल संविधान में जो बातें हैं उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। संविधान यानी कि वैसा संविधान जिसका निर्माण हमारी संविधान सभा ने किया था। राज्य व्यवस्था में हम लोग संविधान की स्टडी तो करते ही हैं, साथ में और भी कुछ बातों की स्टडी करते हैं। अगर हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो सपोज ये हमारा राज्य व्यवस्था है, तो राज्य व्यवस्था में इतना क्या है हमारा संविधान है। ये पूरा क्या है, राज्य व्यवस्था है। ये पूरा वेन डायग्राम किसका है, राज्य व्यवस्था का है। तो इसमें एक पार्ट क्या है, संविधान का है। एक पार्ट इसमें किसका है, विधि का है, संसद के द्वारा बनाई गई विधि का है, कानून का है। एक पार्ट इसमें किसका है, तो व्याख्या का है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई व्याख्या। और एक पार्ट क्या है इसका, गैर संवैधानिक संस्थाओं का है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये संविधान को मैंने सबसे ऊपर बनाया है क्योंकि ये क्या है, सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च सिद्धांत है, और इसके आधार पर ये सब का सब क्या होगा, गाइड होगा। इस संविधान के आधार पर ये है या ये है, ये सब का सब क्या होंगे, गाइड होंगे। और ये क्या है, सर्वोच्च संस्थाएं हैं। संविधान क्या है हमारा, सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च एक सिद्धांत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।